क्या हालचाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी को आपके होने वाले मैथ के पेपर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप इसको गौर से देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप चाहें तो आप उनको भी एक बार विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से न कटें। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई सम संख्या है तो सम संख्या हमेशा किस फॉर्म की होगी? सम संख्या हमेशा 2p फॉर्म की होगी, क्योंकि वो 2 से कटेगी तो उसका एक जो मेरा गुणनखंड होगा 2 होगा, इसलिए 2p फॉर्म की होगी। और हमसे पूछ रहा है विषम संख्या, तो किसी भी सम संख्या में एक ऐड कर दे तो हमारी क्या जाती है? विषम संख्या जाती है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2p+1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ यदि x + y = 10 है और x = 3m+2 है, यदि इन दोनों समीकरणों के लिए कि y की वैल्यू 4 है तो m का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमें दिया हुआ है x + y = 10। अब y बराबर 4 इसको संतुष्ट करेगा तो x + 4 = 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 - 4, हेंस x = 6। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारा क्या था? दूसरा समीकरण हमारा है x = 3m+2। तो x का मान जो हमारा यहाँ पे आया है कितना आया? 6। इसको संतुष्ट करेगा तो x की जगह 6 पुट कर देते हैं। 6 = 3m+2। 2 इधर क्या है? एडिशन में इधर आकर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 बराबर 3m। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3m। यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4/3। आइए देखते हैं कि इस ऑप्शन में 4/3 दिया हुआ है, तो हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही 4/3 दिया हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किस फॉर्म का होता है ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा इन जनरल ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होता है, जहाँ पर कंडीशन हमारी क्या है? a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, वह रैखिक समीकरण में तब्दील हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस ऑप्शन में x² का टर्म आता है, जिसमें आएगा वही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अब देखिए इस ऑप्शन को जो सेकंड दिया हुआ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलकर x² बन रहा है इधर, और इधर वाले ऑप्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x² बन रहा है, तो x² से x² कट जाएगा। इस तरीके से ये आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे x² का टर्म है और इस वाले में भी x² का टर्म आएगा, क्योंकि a - b को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो दोनों से x² कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये भी आंसर हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यहाँ पे पावर पे 3 दिया हुआ है, अर्थात यदि हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 वाला टर्म आएगा, पावर 2 वाला टर्म आएगा ही नहीं। इधर भी पावर 3 वाला टर्म आ रहा है। इस तरीके से ये भी द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। यदि ऑप्शन नंबर 1 को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यहाँ पे x² आएगा, परंतु इधर x² का टर्म नहीं आ रहा है। इस तरीके से इधर जो मेरा x² का टर्म आएगा वह कैंसिल नहीं हो पाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि समीकरण इतने के मूल होंगे। हमें इसके मूल पे कमेंट करना है कि जो इसके हमारे मूल आएंगे वह कैसे होंगे, वे बराबर होंगे, ठीक है, और या फिर वास्तविक होंगे और बराबर नहीं होंगे, या फिर काल्पनिक होंगे, वो बताना है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के आधार पर कमेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac यदि 0 के बराबर होता है तो उसके मूल समान होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से अधिक होता है तो हम क्या बोलेंगे कि इसके जो रूट होंगे, जो इसके मूल होंगे वह क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो इसके मूल क्या होते हैं? हमारे काल्पनिक होते हैं। आइए चेक करते हैं। अब देखिए समीकरण ये हमें दिया हुआ था। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है। b² - 4ac में इसको पुट करके सॉल्व किए तो हम पाते हैं कि b² - 4ac की वैल्यू -7 आ रही है। हेंस b² - 4ac इज लेस देन 0, अतः इसके मूल्य क्या होंगे? काल्पनिक हो गए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसके रूट कितने हो गए? कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ कि समरूप त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं।
तो समरूप त्रिभुज की विशेषताएं के बारे में बात करें तो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं, एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं, दोनों समरूप हैं, तो इसके जो संगत भुजाएं होंगी उनका जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ये पी क्यू आर, इसके संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वह समान होता है, अर्थात ए बी अपान में पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा बी सी अपान में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान में पी आर होगा। और इसके जो संगत कोण होंगे वे आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, सही बात है। संगत कोण बराबर होते हैं, यही बात सही है, अर्थात ये दोनों ही ऑप्शन सही है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि यदि cos a = 4/5 है तो cot a का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है क्या, cos a की वैल्यू 4/5 है, और यदि हम लाल बटे कक्का के अनुसार प्रोसीड करें तो लाल बटे कक्का बोलता है कि a बाई जो k होता है, आधार बटा कड़ होता है, वही cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा हम a के जो एंगल है एंगल a को मान लिए हैं, तो हमारा जो ये आधार है ये कितना हो गया 4 हो गया, और जो मेरा कड़ है उसको 5 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये 4 है ये 5 है, तो यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या था लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 25 बराबर 16 प्लस एल स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, तो यहाँ से हमारा एल का मान कितना आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब लाल बटे कक्का में यदि आप गौर करें तो ये जो होता है हमारा टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा ही हमारा क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं कॉट ए की वैल्यू पूछी है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, दैट मीन्स ए ऊपर आएगा तो आधार यहाँ कितना है 4। ठीक है, और लंब कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/3। यदि ऑप्शन में देखें तो 4/3 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 37 तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। अर्थात हमें बोल रहा है कि एक मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक है, और इसके आधार से कितनी दूरी बोल रहा है 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, वहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई पूछा, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो 1045 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h/40 हो जाएगा। और हमें ज्ञात है कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/40। अब इधर भेज दीजिए 1 × 40 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, h की वैल्यू हमारी आ गई 40, और ये मीटर में दिया था, इसका मात्रा क्या हो जाएगा 40 मीटर। अतः 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं की संख्या 1 होगी, बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। तो ये कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, क्यों, यदि हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह 1 बनता है, और यदि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो 2 बनता है। स्पर्श रेखा क्या होता है, वह स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो दिए गए कर्व को किसी एक बिंदु पर टच करती है। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ऐसी वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से एक ऐसी रेखाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए कथन हमारा क्या था सत्य था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें मैं दिया हुआ यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप का 2 गुना है तब वृत्त की परिधि क्या होगी। तो हमें ज्ञात है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr², और वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, परिमाप को हम परिधि भी बोलते हैं 2πr। तो क्षेत्रफल और परिमाप में संबंध क्या दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप का 2 गुना है, अर्थात परिमाप में यदि हम 2 से गुणा करें तो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। अतः πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 2πr। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r² कितने के बराबर हो जाएगा 4r के बराबर हो जाएगा। और दोनों तरफ यदि हम r से भाग देते हैं, इधर भी r से इधर भी r से भाग देते हैं, तो इधर क्या बचेगा r, उधर r से r, इधर r से भाग दे देंगे तो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ r की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हम सब क्वेश्चन में पूछा क्या आप देख लेते हैं, तो हमें पूछ रहा है तब वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या बताएं आपको 2πr
2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 4 दूनी 8, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 8 पाई। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा आंसर। हमारा 8 पाई आया है, परंतु ऑप्शन में 8 आर दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे 8 पाई होना चाहिए, ठीक है। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेलन उनके आयतन का अनुपात पूछना है यदि उनकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर हो। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी दोनों का अनुपात निकालना है, तो पहले बेलन का लेंगे। क्वेश्चन में मेंशन पहले वर्ड कौन सा कर रहा है बेलन, इसलिए पहले बेलन का लिए हुए हैं। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एच से एच कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 3/1, हैंस 3/1। 3/1 को हम क्या बोल सकते हैं 3/1। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3/1। आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।